हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में भी हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए वीडियो को पहले प्रश्न से आरंभ करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा ताकि अगला वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। जो सामान्य आंख होती है उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वह आपका 25 सेंटीमीटर होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य से परावर्तित होती है। तो आंख के लेंस की जो फोकल दूरी होती है वह सिलियरी मांसपेशी की वजह से परिवर्तित होती रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति जो होती है वो आपका डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर बिल्कुल सही जवाब है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी ऐनक यानी कि चश्मे के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। जब किसी लेंस के पावर जो है लेंस की पावर जो है +2 डायोप्टर हो तो उसकी जो फोकस दूरी होगी वह आपका 50 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की जो पावर होती है वह आपका 0 डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न को देखें तो आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए फिल्म बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल पे बनता है दृष्टिपटल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। जब किसी स्थान पे लाल, नीले और हरे प्रकाश को एक साथ एक ही जगह पर डालेंगे तो वहां का जो रंग होगा वह आपका सफेद हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा सफेद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। तो सूर्य के प्रकाश में जो रंगों की संख्या होती है वो आपका कितना होता है 7 होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का जो वेग होता है वह आपका धातु में अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ होगा धातु में होगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो ध्वनि का जो सबसे तीव्र प्रगमन होता है वह आपका ठोस में होता है। बिल्कुल सही उत्तर है। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे क्या होता है निर्वात में नहीं चल सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि म्यूजिकल कॉन्सर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। इसका भी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए
17 मीटर होनी चाहिए, तभी स्पष्ट ध्वनि सुनाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, 17 मीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, इस कारण से एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा स्पष्ट के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि प्रचारित करने का वहां माध्यम नहीं होता, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि कौन सी होती है, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उस ध्वनि, वैसे ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है। तो वे परा ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है। तो पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल का हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है। तो यंत्र कारखाने के शोर से, तो जो कारखाने में मशीनें लगी होती है उसकी वजह से आपका लगभग 100 डेसिबल का नॉइज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी जगह के लिए जो सुरक्षित ध्वनि स्तर है वह आपका हो जाएगा 45 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक तरंग लंबाई वह रेडियो तरंगों की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि ऐसी लगातार वीडियो आपको मिलती रहे, ताकि आप एग्जाम के लिए और अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। तो दूरदर्शन में जो चित्र का जो संचरण होता है वह आपका आयाम मॉडुलन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखे, और ये ऐसे प्रश्न थे जो पिछले कई एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। तो एक प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी और बेहतर हो रही होगी। तो चलिए ऐसे प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।